तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे मॉरिशस के पीएम। एयरपोर्ट से नरेंद्र नगर तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध। पूर्व सीएम हरीश रावत और विधायक प्रताप सिंह ने की प्रेस वार्ता। पीएम के राहत पैकेज को लेकर प्रसादगंज कहा ऊंट के मुंह में जीरा के समान पैकेज। काशीपुर में अवैध मजारे ध्वस्त, प्रशासन की पुलिस राजस्व टीम ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में अब तक हटी 537 मजारे। नैनीताल में पुलिस ने 79 लोगों का किया सत्यापन। 22 लोगों पर हुई चालानी कार्रवाई। घरों दुकानों में बाहरी व्यक्तियों को ही हो रही है जांच। और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम में लगातार देखने को मिल रहा है बदलाव। दून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वप्न दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक प्रताप सिंह ने की प्रेस वार्ता। पीएम मोदी ने राहत पैकेज के लिए दिए मात्र 1200 करोड़ रुपए। प्रताप सिंह ने कहा पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पैकेज राज्य के लिए नाकाफी है। मलिन बस्तियों पर राज्य सरकार की निंदा की। कांग्रेस सरकार ने 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया था। एलिवेटेड रोड के माध्यम से सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने का कर रही है काम। कांग्रेस मलिन बस्तियों के साथ खड़ी है। सरकार इन विषयों पर गंभीर नहीं। प्रताप सिंह ने 2013 केदारनाथ आपदा का जिक्र किया। कांग्रेस सरकार ने 2013 की आपदा पर पाया था काबू। राज्य को क्षति के आकलन के सापेक्ष पर्याप्त धनराशि करानी चाहिए थी उपलब्ध। हरीश रावत ने कहा इसके साथ ही पीएम मोदी से आपदा राहत को लेकर थी बड़ी अपेक्षा। पीएम से जलवायु परिवर्तन, मध्य हिमालय क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रणनीति की कर रहे थे अपेक्षा। तो वही आर्थिक पैकेज ने राज्यवासियों और आपदा प्रभावितों को किया निराश। हिमालय क्षेत्रों की आजीविका पर पड़ रहा बुरा असर। मध्य हिमालय क्षेत्र में लगातार आ रही आपदाओं का कैसे सामना करें, इसके लिए केंद्र सरकार को बनानी चाहिए राष्ट्रीय रणनीति। यूपीए सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए 8 मिशन किए थे लॉन्च। मध्य हिमालय के लिए था एक मिशन। कहा तो है जो नॉर्म्स है से कोई तुलना नहीं है। उस समय केंद्र में भी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। उस देवी आपदा के समय हमने देवी आपदा की मानकों में व्यापक स्तर पर जो है परिवर्तन किया था, हो सका और हम 2013 की आपदा को जो है काबू पाने में कामयाब हुए। लेकिन इस समय जो आपदा आई है उस पर जो है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पैकेज दिया गया है, मैं समझता हूं कि वो नाकाफी है और राज्य सरकार को चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, उसका प्रयोग करते हुए जो क्षति उस राज्य के अंदर हुई है उसकी भरपाई करने का काम केंद्र की सरकार करे। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय हरीश रावत विस्तार से आपकी बात कहेंगे। और दूसरा, जिस तरीके से मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार काम कर रही है, हम उसकी निंदा नहीं करते। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है और जब जब मलिन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मलिन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है। पारित हुआ हुआ विषय है। तो इन दोनों विषयों पर मैं समझता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार जिस तरीके से कर रही है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं इस प्रेस वार्ता में आदरणीय हरीश रावत जी से चाहूंगा कि वो आपको संबोधित करने का काम करें। सबसे एक बड़ी अपेक्षा थी प्रधानमंत्री जब आए यहाँ, तो हम ये मान करके चल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कम से कम राज्य सरकार द्वारा दिया गया है तो उसके सापेक्ष पर्याप्त धनराशि राज्य को उपलब्ध करवाएं। जो राशि
घोषित की गई है, उसने राज्यवासियों को भी निराश किया है और आपदा पीड़ितों को भी निराश किया है। जो उनकी आकांक्षा थी कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण का, उसको इससे झटका लगा है। जहां घने जंगल हैं, भैया पीछे वाले जरा मध्य हिमालयी क्षेत्रों में, मध्य उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ओर ये बादल फटने की घटनाएं सबसे सर्वाधिक हो रही और उसका दुष्प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ रहा है, जिनमें हमारे मैदानी क्षेत्र भी, हमारे भावर के क्षेत्र भी नहीं, बल्कि इस आपदा के जो कारण हैं, उन कारणों के निदान के लिए राष्ट्रीय रणनीति बनाई जानी चाहिए। और उस रणनीति में अकेले, अब जहां से हवाएं आ रही हैं, जहां से और चीजें आ रही हैं, उन सब राज्यों के अंदर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ये सब, इसमें खेती के पैटर्न से लेकर के भवन निर्माण की शैली आदि सारी चीजें सम्मिलित है। तो उसमें कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाने के विषय में हमने उस समय मांग की थी। हम फिर दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार, कांग्रेस फिर दोहरा रही है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय रणनीति बनाए, मुकाबला किया जाए, और उसके लिए जो मदद लेनी है तो ये संस्थान सब उपलब्ध है। एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी इसके लिए तैयार की जाए। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद रामकुलाम 3 दिन के उत्तराखंड प्रवास पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जनपद टिहरी के नरेंद्र नगर स्थित एक होटल में 3 दिनों तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ रुकेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर कई प्रकार के कड़े इंतजाम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से नरेंद्र नगर होटल तक किए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस मोनिक्रेती और ढाकवाला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों पर पुलिस कड़ा एक्शन लेने लगी है और चालान कटने के साथ ही पुलिस जुर्माना वसूल कर रही है। शीशों से फिल्म को भी मौके पर उतारने का काम चल रहा है। पुलिस की चेकिंग जहां क्षेत्र में वासियों को सुरक्षा के कड़े संदेश दे रही है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया है कि वीवीआईपी दौरा होने की वजह से क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। संदिग्धों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और वाहनों की भी चेकिंग पुलिस कर रही है। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री होटल पहुंचेंगे और इससे पहले पुलिस ने फ्लीट रिहर्सल को पूरा कर लिया है। काशीपुर में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया है। जी हां, यह कार्रवाई कुंडेश्वरी क्षेत्र में की गई है, जहां सीलिंग भूमि पर 5 अवैध मजारें बनाई गई थी। इस बीच प्रशासन ने मजार प्रबंधकों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर अवैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मजारों को ध्वस्त कर दिया। ये भूमि कृषि एवं बागवानी प्रायोजन के लिए संरक्षित थी, जिस पर समय के साथ धार्मिक आस्था की आड़ में कब्जा कर निर्माण कर लिए गए थे। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण से बचें और नियमों का पालन करें। ये कार्रवाई उत्तराखंड सरकार के अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान के तहत की गई है, जिसके तहत अब तक 537 अवैध मजारों को चिन्हित कर हटाया जा चुका है। नैनीताल में घर घर गली गली पहुंची पुलिस ने 79 लोगों का सत्यापन किया है। अनियमितता पाए जाने पर 22 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अलग टीमों द्वारा थाना तल्लीताल क्षेत्र में जू रोड, सीमेंट हाउस, बिरला रोड, रेमचे रोड, माल रोड, तल्लीताल मेन बाजार आदि जगहों पर घर, दुकानों, होटल आदि स्थानों में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अभियान चलाया गया है। सत्यापन अभियान में 79 व्यक्तियों के सत्यापन किए गए हैं। दस्तावेज न दिखा पाने पर 22 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई।
जनपद टिहरी की घनशाली थाना पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से क्षेत्र में चोरी हुई एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी संजू थापरियाल ने बताया है कि भादु लाल शाह ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी स्कूटी चोरी हो गई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर चोर को पकड़ने के प्रयास शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान दिव्यांशु निवासी बाल गंगा टिहरी गढ़वाल के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से चोरी की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है। फिलहाल पूछताछ में आरोपी ने स्कूटी चोरी करने का जुर्म कबूल किया है। और वही उत्तराखंड में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां आपको बता दें कि मौसम लगातार इस वक्त बदलता हुआ नजर आ रहा है। दून समेत 8 पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट। अन्य जिलों में भी बिजली चमकने के साथ तेज दौर की बारिश के आसार। 17 सितंबर तक प्रदेश भर में हल्की और तेज दौर की बारिश होने की संभावना। जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न के चलते पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश जारी। मैदानी इलाकों में मानसून की रफ्तार में आई कमी। जल भराव और भूस्खलन से पहाड़ों में मची भयंकर तबाही। प्रदेश में 3 NH समेत 177 मार्ग बंद सड़कों को खोलने का कार्य जारी। बंद मार्गों के कारण लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। मौसम विभाग ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए दी हिदायत, पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करने से बचे। इसके साथ ही साथ बता दें, नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग बरते विशेष सावधानी। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। वो कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही 12 और 13 तारीख में जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जनपद है या चमोली जनपद है। तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। और उसके बाद फिर 14-15 में भी जो है एक्टिविटी रहेगी। तो 14-15 में भी कह सकते हैं अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। सीएम धामी के दिशा निर्देशों पर ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान को नई गति देने के लिए स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एफडीए मुख्यालय का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यों का बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री के मिशन को युद्ध स्तर पर चलाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया है कि सीएम धामी के ड्रग के फ्री उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। क्विक रिस्पांस टीम के गठन के बाद निरीक्षण और छापेमारी में तेजी आई है और अब तक 450 से अधिक मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा चुकी है। 65 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही बाकी की कार्रवाई गतिमान है। सचिव ने कहा कि अगले 3 महीने विभाग के लिए निर्णायक होंगे। अंतर्राज्यीय समन्वय को और मजबूत किया जाएगा और औषधि विक्रेताओं के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जांच कर उसका डाटा तैयार किया जाएगा। अगले 2-3 महीनों में आधुनिक उपकरणों से लैस लैब के आने से दवा और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया और तेज और पारदर्शी होगी। निर्देशों के क्रम में उन दिशा निर्देशों का जो संकल्प लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनको सिद्धि तक पहुंचाने का जो बीड़ा है वो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने उठाया है। और इसी के तहत आज मेरे द्वारा फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की गई। और मीटिंग में मुख्यतः मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 2025 का टारगेट दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको जो है कंप्लीट करने का के लिए हमारे पास मात्र अभी 3 महीने का समय बचा है। जो एफडीए डिपार्टमेंट है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट से हमारे प्रशासन है, पुलिस है, इनके साथ मिलके
काम कर रही है, एसटीएफ के साथ भी मिलकर काम कर रही है, और जो एसटीएफ के द्वारा हमें सूचनाएं दी जाती हैं उन पे भी हम लोग सर्वेलेंस की कार्रवाई करते हैं, और जो है समय मिलने पर हम लोग इमीडिएटली उन पे कार्रवाई भी करते हैं। इस निश्चित तौर पर इस जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है उसको और उस पे स्पीडीनेस ले आने की जरूरत है। और एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीएम मयूर दीक्षित ने राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महमूद का औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता का जायजा लिया। डीएम ने कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की शिक्षा की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए कड़ी मेहनत और परिश्रम से पठन पाठन का कार्य कराया जाए। जिलाधिकारी ने संचालित हो रही क्लासरूमों का भी निरीक्षण कर छात्राओं से उन्हें पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के बारे में प्रश्न पूछे। जिलाधिकारी ने सभी छात्र छात्राओं से पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखने, लगन और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं के बीच बैठकर मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता को भी परखा। आगे बढ़ेंगे। कोतवाली पिथौरागढ़ में एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव ने थाना दिवस और सिटीजन लॉयजन ग्रुप की बैठक के मौके पर एसपी ने उपस्थित जन प्रतिनिधियों और नागरिकों से समस्याओं और सुझावों को सुना, साथ ही उनके त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। थाना विकास का मुख्य उद्देश्य पुलिस जन संवाद को सशक्त करना और समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करना बताया। इसके साथ एसपी ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, अज्ञात कॉल लिंक से सतर्कता, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जानकारी दी, युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। एसपी ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था खराब करने और चरस स्मैक शराब की अवैध तस्करी करने वालों की सूचना स्थानीय पुलिस को देने के लिए कहा। एसपी रेखा यादव ने कहा कि साइबर अपराध, नशे और सड़क दुर्घटनाओं को बचाव के लिए जागरूक रहें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाने या हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें। कहा कि आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है।
अपराध में लिप्त हो, अवैध की तरह फिर आप लोग इसी प्रकार के अपराध में लिप्त हो रहे हैं। ये तो हमारा अपना लालच है ना, जो हमें उस तरफ ले जा रहा है। सारे सबसे ये बड़ा है, हम भी आ जाते हैं मैडम, कभी कभी हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है कि कुछ मिल जाएगा। बच्चे हैं, बच्चे लड़कियां तो एकदम भाव में आ जाते हैं। मैं टीचर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि लड़कियां तो एकदम किसी के भाव में आ जाती हैं। उन्हें घर बिना पूछे हुए 2,500 2,2 लाख रुपया दे रहता है। वही चीज मैं बता रही थी कि ये चीजें हुई है पहले भी, और उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाई गई है, बताया अब यहाँ से क्या सुविधा मिल सकती है आपको? इससे मैं देखो मेरे पास आए थे, अब उन्होंने जो अकाउंट जहाँ पे पैसा उनका गया है, जो चेन है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जो उसके संपर्क में जो उसकी दोस्त थी, वो परिचित थी, उसने उसको समझाया, वो उसको कन्विंसिंग लगा, वो उससे संतुष्ट हुई, तभी तो उसने पैसा दिया। वो लड़की भी खुद अभियुक्त है, वो भी खुद पीड़ित है, उसने भी आगे दे दिया। समझ लो, ये चेन है। अब मेरे संपर्क में से कोई आया, वो मेरा परिचय था, मैंने उसको विश्वास करके दे दिया, हमारे लिए वो अभियुक्त हो गया। उसने किसी और पे विश्वास करके दिया, वो भी पीड़ित एक लेवल पे, उसने किसी आगे। ये एक चेन है, ये सिस्टमेटिक पैटर्निंग लेटर बैंक भी होता है, अब सीबीसी बैंक भी होता है। बैंक तो क्या, अब मैंने ट्रांजेक्शन किया आपके अकाउंट में, आपके कहीं से और गया, उससे कहीं और गया। ये चेन जब तक उस एंड तक नहीं पहुंच। लगातार हो रही मूसलाधार बारिशों से चंपावत जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गया है। लगातार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं स्वाला में बंद सड़क को 12 दिन के बाद एनएच के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया था, पर 4 दिन के बाद ही एनएच एक बार फिर से बंद हो गया, जिस कारण एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात पूरी तरह से ठप हो गई है। लगातार ऑल वेदर सड़क के बंद होने से क्षेत्र की जनता में काफी नाराजगी है। ऑल वेदर सड़क के अलावा ककराली गेट, तोलीघाट और भैरव मंदिर राजमार्ग आगमन के लिए बंद है, तो वहीं कई जगह ग्रामीण मार्ग भी बंद है। इसके साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन ने जनता को अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अति आवश्यक स्थिति में ही यात्रा करें और प्रशासन से पूर्व मार्ग की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। वर्षा और भूस्खलन संभावित क्षेत्र में सतर्क रहें। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देश के बाद एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है। जी हां, बड़ी कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंगों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर सहस्त्रधारा रोड, एकता विहार और वन विहार में हुई सीलिंग की बड़ी कार्रवाई। तो वहीं सोंधौवाली में टमिट पाल, ऑर्चिड पार्क में सज्जू, गंगोत्री विहार में महमूद हसन, एकता विहार में इंतजार और वन विहार में स्मीर हुसैन के बड़े अवैध निर्माणों को सील किया गया। एमडीडीए के मानकों के विरुद्ध हुआ निर्माण तो होगी बड़ी कार्रवाई, विजय तिवारी ने कहा। एमडीडीए की टीमें लगातार क्षेत्र में कर रही है सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माण किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं, सचिव बर्निया ने कहा। और आगे बढ़ेंगे, नैनीताल जनपद में देर रात से मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटक स्थलों से लेकर नौका चालक, चौड़ा चालक समेत रोजमर्रा का कार्य करने वाले लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ों से पत्थरों के लुढ़कने का सिलसिला जारी है। वहीं नैनीताल हल्द्वानी मार्ग बल्दिया खान के समीप भूस्खलन होने से बाधित हो गया है, जिससे नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। जिला प्रशासन जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम कर रहा है। एडीएम विवेक राय ने बताया है कि नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले वाहनों को वाया भवाली, जोलीकोट होते हुए हल्द्वानी भेजा जा रहा है, जबकि हल्द्वानी से नैनीताल आने वाले वाहनों को नंबर 1 बैंड से भवाली होते हुए भेजा जा रहा है। खान में मलबा आया है, जिसके हम इसको हटा रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन रास्ता बंद है नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले, साथ ही जोलीकोट से हल्द्वानी जाने वाले कृपया भवाली के रास्ते जाएं। जाम बहुत ज्यादा है, इसमें आगे आप फंसेंगे।
रामनगर में वरिष्ठ नागरिक कितने सुरक्षित है, इस बात का अंदाजा पिछले 18 महीने में 3 बार चोरी की वारदात से लगाया जा सकता है, जो कि रामनगर स्टेशन रोड पर स्थित है। यही नहीं, अब तक पूरे मामले को लेकर पुलिस का रवैया भी लापरवाह रहा है। दरअसल 28 जून को एक चोर चारदीवारी फांदकर घर के भीतर घुसा और चोरी का प्रयास करता रहा। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना स्पष्ट रूप से दर्ज है, जिसमें आरोपी का चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है। वहीं बुजुर्ग निर्मल पंत की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बुजुर्ग निर्मल पंत के बेटे का हरीश पंत ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला है। ये पूरी घटना सरकार और पुलिस को कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। वही बुजुर्ग निर्मल पंत द्वारा लगातार घटना की जांच की जा रही है। 25 को प्रातः 3 बजे एक चोर घर में दीवार फांद करके अंदर आया था। वो आधे घंटे तक पूरा रेकी करके पूरी देखते रहा कि कहाँ क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। तो गले में रखे कुछ पैसे कुछ सामान लेके आधे घंटे के बाद किया। ये जब पता चला अगले दिन मैं रिपोर्ट लिखाने कोतवाली गया तो पहले तो मेरा वहाँ एक महोदया द्वारा एसआई महोदय कोई लेडीज है, मेरा आधे घंटे तक खड़े रह के उत्पीड़न किया गया, मेरी बात नहीं सुनी। अगले दिन गया तो फिर खड़े होकर के एक एप्लीकेशन में मुझे दस्तखत करके दे दिए। 2 दिन बाद में यहाँ सीओ साहब के पास भी गया था। उसके बाद से मेरे को कई बार दिलासा मिली कि हाँ जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच की तरफ हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जांच कुछ हुई नहीं है। फिर मैंने नैनीताल एसएसपी महोदय से उसमें भी फोन कराया था, वहां से मुझे कुछ संतोष नहीं मिला। फिर मैंने क्राइम ब्रांच है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।